कैसी चल रही हैं तैयारियां? बढ़िया चल रही हैं। लास्ट न्यूज़पेपर में कुछ आपको होमवर्क दिया गया था? हाँ जी। क्या क्या था होमवर्क में? BRO, बॉर्डर एंड रोड ऑर्गेनाइजेशन और लोकेशंस। ठीक है जी, तो कंप्लीट कर लिया सभी ने होमवर्क अच्छी तरह से? जब मर्जी पूछा जा सकता है, जिस मर्जी तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है। वैसे क्यों बोला मैंने ऐसे कि जिस मर्जी तरीके से पूछा जा सकता है? आज भी उसके ऊपर है। और वैसे भी हमारा जो एग्जाम की हम तैयारी करते हैं ना, उसका जनरल ट्रेंड भी यही रहता है कि आपसे एक ही टॉपिक पूछेंगे, बट वो अलग अलग टाइप से पूछ लेंगे। ठीक है। कौन सी वैसे क्लासेस चल रही हैं आपकी अभी? इन्वायरमेंट चल रही है। कौन कौन से सब्जेक्ट इससे पहले हो चुके हैं? इकोनॉमिक्स हो चुकी है ना? मॉर्निंग में इकोनॉमिक्स हो चुकी है, इन्वायरमेंट अभी चल रहा है। ठीक है, तो उनका क्या भी क्या चल रहा है अभी स्टेटस? बस वो हो गए या वो रिवाइज भी हो रहे हैं? क्या उनकी आंसर राइटिंग हो रही है? आंसर राइटिंग नहीं हो रही, बस हो गए एक बार। अब वो हिस्ट्री का पार्ट बन चुके हैं, हिस्ट्री में जाके उन्हें रिवाइज करेंगे, ऐसे ही है? नहीं। कब कर रहे हैं? कर रहे हैं। कब करने हैं? दिवाली से पहले पहले? दिवाली से पहले क्या करते हैं? सफाई। तो ये नोट्स आपके सफाई के बीच में ही आएंगे, इन्हें खत्म करके आगे बढ़ो। ठीक है। चलिए, तो नोट्स बनाते चल रहे हैं साथ साथ। और बुक्स? अभी बुक्स रेफर नहीं चली। ठीक है। कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जो मतलब अभी कंफ्यूजन में है कि सर कोई एक बुक बता दो? मैं ऐसा बच्चा हूँ कि एक बुक बता दो, मैं अपना पढ़ लूंगा, जैसे मर्जी पढ़ूं, और फिर देखना है कि जहां मर्जी से क्वेश्चन पूछ लेना। रहती है ये वाली अप्रोच? नहीं है अप्रोच किसी की? किसी की भी नहीं है। मतलब अगर हम न्यूज़पेपर भी कर रहे हैं, वैसे हम न्यूज़पेपर डेली क्यों कर रहे हैं? कोई रीजन न्यूज़पेपर डेली करने का? अपडेट रहते हैं। और न्यूज में पेपर में अगर अपडेट ही रहना, तो फिर हम जो सेक्शन रहता है हमारा एडिटोरियल्स वाला, एडिटोरियल्स वाला ऑप्शन पॉइंट्स जो हम पढ़ते हैं, बार बार आपको बोलते हैं एक्सप्लेन पढ़िए, एडिटोरियल्स पढ़िए, वो क्यों करते हैं फिर? अगर अपडेट ही रहना तो सीधी सीधी न्यूज पढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, इंडिया और चाइना के बीच में LAC एग्रीमेंट हुआ, ठीक है, पढ़ लिया, आगे बढ़ते हैं। कोई नई स्कीम लॉन्च कर ली, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर टीचर सभी आपको ये क्यों बोलते हैं कि एडिटोरियल्स पढ़ो? क्यों? और और इंडिया चाइना और तैयारी कर रहे हैं, सिलेबस अपने देखा है, अच्छी तरह से देखा है, प्री का भी देखा है, मेंस का भी देखा है? कोई है ऐसे स्टूडेंट जिसने अभी तक UPSC या स्टेट PCS के अपने अपने सिलेबस नहीं देखे हुए? सारा देखा है? सारा देखा है? पक्का? जो सब्जेक्ट्स हो गए उसके साथ साथ देखे हैं, ठीक है। तो ना मेन प्रॉब्लम ही आपके साथ ये आएगी कि सबसे पहली चीज आपको ये देखना है कि आपने पढ़ना क्या है। पता चल गया कि चलो इकोनॉमिक्स पढ़नी है। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगा, कितना ज्यादा पढ़ना है। जो आपने इकोनॉमिक्स खत्म कर ली, क्या अब इसके बाहर इकोनॉमिक्स नहीं है? बहुत कुछ है। जो हमने क्लास में बैंकिंग कर ली, क्या उसके बाहर बैंकिंग टर्म्स नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल है। जो हम क्लास में हिस्ट्री भी कर लेंगे, इन्वायरमेंट भी कर लेंगे, तो क्या उसके बाहर इन्वायरमेंट नहीं है? है, बिल्कुल है। मींस कहीं ना कहीं जाकर आपको अपने एक सब्जेक्ट के ऊपर क्या लगानी पड़ेगी? लिमिट लगानी पड़ेगी कि सर ये लिमिट है। लास्ट क्वेश्चंस जो हैं इसी से रिलेटेड आए गए हैं, और मैं इसी लिमिट को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूँ कि अगर मतलब इस लिमिट से बाहर थोड़े से क्वेश्चंस आए तो हम उसे क्या कर लेंगे, इजिली टैकल कर लेंगे, दैट्स इट। और उसके बाद जब आपको लिमिट पता चल गई है, आप रीड कर चुके हैं, तो आपको ज्यादा से ज्यादा उसकी क्या करनी है, रिवीजन। ये चलेगा। बट ये स्ट्रेटेजी किस चीज के लिए है? किस चीज के लिए? प्रीलिम्स के लिए। एक ना पुरानी स्ट्रेटेजी रहती थी बच्चों की, मतलब
अगर 2000 से पहले के एग्जाम्स आप देखोगे तो उसमें यही रहता था, आप देखोगे स्कूल कॉलेजेस में अभी भी यही स्ट्रेटेजी चलती है कि एक सोर्स बुक दे दीजिए हमें, इस सोर्स बुक से ही डायरेक्टली आपसे क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएंगे, और डिपेंड करेगा कि कौन स्टूडेंट जो है कितना ज्यादा मेमोराइज कर सकता है, जिसे हम कहते हैं रूट लर्निंग, पंजाबी में आपका कहते हैं रट्टाफिकेशन, कि कौन कितनी जल्दी से रट्टा मार के रख लेगा, बोल देगा कि सर मुझे सारे वर्ड्स याद हैं, और ना वो स्टूडेंट्स तब एग्जाम इजीली क्या कर पाते थे, क्लियर कर जाते थे। अब क्या चल रहा है, टॉपिक्स क्या इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे, हिस्ट्री के सेम रहने वाले, ज्योग्राफी के सेम रहने वाले, टॉपिक्स वही रहने वाले। अब आप एग्जामिनर हो, आपने देखा कि मैंने 10 साल पहले 20 साल पहले क्वेश्चंस पूछे थे, क्या मैं रिपीट कर लूं क्वेश्चंस? नहीं, बस आपने टॉपिक वही रखने हैं, क्योंकि आपने सिलेबस में लिख दिया प्रीलिम्स के, आपने सिलेबस में लिख दिया मेंस के, अब आपको बस उनको अलग तरीके से पेश करने पड़ेंगे, जिसे हम बोलते हैं कि क्वेश्चन ना बहुत कंफ्यूजिंग है सर, लगते हैं काफी बार क्वेश्चन कंफ्यूजिंग। फिर बीच बीच में स्ट्रेटेजीज आई थी, एलिमिनेशन मेथड लेके आएंगे, अब टॉपिक्स तो वही रहने वाले, यूपीएससी ने देखा कि चलो एलिमिनेशन मेथड से इजी होने वाला लग गया एग्जाम्स, तो उन्होंने एलिमिनेशन मेथड को ही क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, कहते कि चलो ऐसे बताओ कि ओनली 1 स्टेटमेंट करेक्ट है, ओनली 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, या फिर ओनली 3 स्टेटमेंट्स करेक्ट है। ये सारी स्ट्रेटेजी आपकी कहां तक रहने वाली है, प्रीलिम्स में। हम न्यूज़पेपर इसी वजह से कर रहे हैं कि जो भी आपने पढ़ा, क्या इसकी आप प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन कर पा रहे हैं या नहीं, बात आती है यहाँ पे। कहीं पर भी प्री के नंबर आपके मेरिट में नहीं ऐड होंगे, आपकी अच्छी रैंक आएगी वो इसी वजह से आएगी क्योंकि आपने मेंस में अच्छा परफॉर्म किया। ठीक है, कोई एक टॉपिक, कोई एग्जांपल टॉपिक लेके चलिए, इंडिया चाइना रिलेशंस, आपने आईआर की क्लास में कर लिया, खत्म हो गया। क्या इससे रिलेटेड कुछ करंट में अपडेट्स हैं? यस, करंट में अपडेट्स हैं। सिमिलरली हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस हैं लाइक ब्रिक्स, ये भी करंट में। अब आपसे क्वेश्चन ये नहीं आएंगे कि इंडिया चाइना रिलेशन बता दो, तो इंडिया चाइना रिलेशन बता दो, आज से 20 साल पहले भी क्वेश्चन आया होगा, अगले साल भी क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे तो चलता ही रहेगा, फिर तो बहुत इजी हो जाएगा। मींस कोई एक नोट्स होंगे, नोट्स में 10 पॉइंट्स लिखे होंगे इंडिया चाइना रिलेशन के, वो तो सारे बच्चे लिखाएंगे फिर, तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड तो ना बनी है कि एक बच्चा जो रूरल में बैठा है, अर्बन में बैठा है, उसे कैसे इक्वल स्टेटस पे आप लेके आएंगे। तो अब क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जाते हैं मेंस में, वो पूछे जाते हैं इसकी इवेल्युएट कर दीजिए, चलिए एनालाइज कर दीजिए, इवेल्युएट कर दीजिए, एनालाइज कर दीजिए। इवेल्युएट करने का मतलब अब आप अपने पर्सनल क्या बताने वाले हैं, कुछ पॉइंट्स बताइए कि इंडिया चाइना ने अपने बॉर्डर के ऊपर जो पैक्ट अभी साइन किया है, अच्छा साइन किया, गलत साइन किया, सही किया या गलत किया। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आई थी, उन्होंने रेपो रेट इंक्रीज किया, बता दिया उन्होंने, अच्छा किया या बुरा किया। अब यहाँ पे फंस जाएंगे। तो जो एडिटोरियल्स हम पढ़ते हैं ना, तो उसमें क्या आते हैं आपके पास, व्यूज आते हैं, अलग अलग पर्सनैलिटीज अपने अपने व्यूज देते हैं, तो आपका एक माइंड बनना शुरू होता है कि हाँ मैं ऐसे आंसर लिख सकता हूँ। ये सेम पॉइंट मैंने समझ लिया प्री के लिए, बस इसे जब मैंने 150 वर्ड्स में इन 7 to 8 मिनट्स लिखना है, तो मेरे पास कुछ होना चाहिए, वो वर्ड्स आपके पास यहाँ से आएंगे कि ये कैसे लिखने हैं। समझ आया? कभी भी एडिटोरियल्स में प्री के पॉइंट्स मत ढूंढने में चले जाना, ये मत सोचना कि ये प्री में पूछ सकते हैं, ये प्री में पूछ सकते हैं, नहीं पूछेंगे। एडिटोरियल्स हमेशा हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे फॉर आवर मेंस। डन। अब आते हैं जरा आज के न्यूज़पेपर में, और न्यूज़पेपर में देखते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो सबसे पहले अब देखिए, एडिटोरियल में नहीं है, सिंपल न्यूज़, हमारे नए चीफ जस्टिस जो है वो अपॉइंट हो चुके हैं, जिनका नेम है जस्टिस संजीव दीक्षित। 10th ऑफ द नवंबर हमारे जो अभी चीफ जस्टिस हैं डॉक्टर डीवाई चंद्रचूड़, वो क्या हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे, तो उनसे पहले ही हमारे नए चीफ जस्टिस जो हैं उन्हें संजीव खन्ना जी को पहले से ही नॉमिनेट किया जा चुका है बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, कुछ याद रखना है इसमें, सिंपल याद रखेंगे, फैक्ट है, वन लाइनर क्वेश्चन है हमारे। आगे चलते हैं। अब ये बना इंपॉर्टेंट हमारा प्रीलिम्स के लिए पॉइंट, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक कमीशन की बात की गई है, और कमीशन का नेम है कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन।
ये साथ साथ नोट करते चलिएगा, ठीक है। तो देखिए, ऑफिसर्स कॉम्पिटेंसी मॉडल ड्रॉज फ्रॉम द पीएम्स मन की बात स्पीचेस। इंपॉर्टेंट, कंटेक्स्ट छोड़ दीजिए, कंटेक्स्ट के बीच में जो जो छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे होते हैं ना, वो इंपॉर्टेंट हमारे लिए। तो एक कमीशन है, दैट इज द कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन। नेम से कुछ क्लियर हो रहा है? कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन क्या करता होगा, किस वजह से बनाया गया होगा कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन? 2021 में बनाया गया था कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन। क्या करते होंगे? इतना काम तो ज्यादा ही करना है हमेशा, कम तो नहीं करना। काम कैसे करना है? एक ना बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में, और वो है हमारी ब्यूरोक्रेसी या एटीट्यूड। एटीट्यूड जो है वो हमेशा वो ब्रिटिश टाइम पीरियड से ही चल रहा है, कॉलोनियल लेगेसी है। कि कोई एक आम इंसान, कॉमन मासेस जो है किसी भी ऑफिसर के पास काम के लिए जाएंगे तो उनका एटीट्यूड यही रहेगा कि ये पहले ये बता दो कि हम ऊपर हैं या नीचे है। पॉलिसीज ऐसी बनाई जाए जो ऐसा हो कि यार हम इनके ऊपर कुछ एहसान कर रहे हैं। जबकि अब इस पूरे एटीट्यूड से हमें निकलने की जरूरत है। क्या अब भी हम ब्रिटिशर्स के गुलाम हैं? नहीं। आगे ना, अब आजादी मिल गई, 75 ईयर से ज्यादा ही हो गया अब तो अब इस ब्यूरोक्रेसी के एटीट्यूड को चेंज करने की जरूरत है। इसी वजह से हमने एक मिशन लॉन्च किया था जिसका नेम था कर्म योगी मिशन। लास्ट 5 इयर्स में न्यूज में है कर्म योगी मिशन, ठीक है। तो कर्म योगी मिशन में हमने करना है कि अपनी जो पूरी की पूरी ब्यूरोक्रेसी है उसे चेंज करेंगे, उनका बिहेवियर चेंज करेंगे फ्रॉम कि एक कर्मचारी वाला बिहेवियर मत रखो। कर्मचारी नहीं हो तुम क्या हो? एक कर्म योगी हो। तुम एक सिंपल एम्प्लॉय नहीं हो, तुम एक डेडिकेटेड वर्कर हो। मतलब ये मत सोच के आओ कि यार चलो सुबह जाएंगे काम करेंगे वापस आ जाएंगे, सुबह जाएंगे काम करेंगे वापस आ जाएंगे, ऐसे ही चलना है, पे मिलती रहेगी और कुछ नहीं सोचना, कुछ इनोवेटिव नहीं करना, जैसे बाकी करते थे मैं भी वैसे करता रहूंगा। ये नहीं है। इसे चेंज करते हैं एटीट्यूड को, और इसी वजह से हमारे पास मिशन आया था कर्म योगी मिशन। इसी मिशन के अंडर हमने इस कमीशन को अपॉइंट किया था, दैट वाज कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और नोट करेंगे तो, और वो है हमारे पास, ये देखिए एक पोर्टल भी है हमारे पास, दैट इज आई गॉट पोर्टल, इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग पोर्टल। इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग पोर्टल, आई गॉट पोर्टल। क्या इसका यूज किया जा रहा है कहीं पे? यस। अब देखो, ऑनलाइन पोर्टल बनाया क्यों गया कि अगर पुलिस वाले हैं या कोई भी ब्यूरोक्रेसी में है तो उन्हें ये तो नहीं बोला जाएगा कि आप किसी स्कूल में जाइए, वहां पे क्लासेस लगाइए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि क्या चेंज करना है अपने आप में, क्या चेंज नहीं करना। तो वो हेक्टिक हो जाएगा उनके लिए। तो ऑनलाइन पोर्टल दे दो, एक ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करवा दो लोगों को, ऑफिशियल्स को, कि क्लासेस देखो तुम। और ऐसा नहीं है कि लोग यहाँ पे नहीं जा रहे, काफी हमारे पास एग्जांपल्स हैं कि पुलिस वाले जो हैं उन्होंने इस पोर्टल के ऊपर जाके अपने पूरे कोर्सेज जो हैं शेड्यूल किए, खत्म किए कोर्सेज, और उसके बाद वो कह रहे हैं कि अब हम जॉब में जब जा रहे हैं ना तो हमें फील होता है कि हाँ चेंज आ गया। पहले हमारा एटीट्यूड अलग रहता था, अब हमारा एटीट्यूड अलग रहता है। पहले ये एटीट्यूड रहता था जो चल रहा है चलने दो, अब एटीट्यूड रहता है नहीं, जो चल रहा है इसे चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक छोटा सा वर्ड और है हमारे पास, दैट इज ब्लैक स्वॉन इवेंट। ब्लैक स्वॉन इवेंट, क्या होते हैं ब्लैक स्वॉन इवेंट्स? हाँ जी, एनीवन? ब्लैक स्वॉन इवेंट, ब्लैक स्वॉन देखा कभी? बहुत रेयर है ब्लैक स्वॉन। ब्लैक स्वॉन इवेंट क्या होंगे? वो इवेंट्स जो बहुत ज्यादा रेयर है। रेयर का मतलब वो प्रिडिक्टेबल नहीं है। प्रिडिक्टेबल नहीं है कि किसी को पता ही नहीं था एकदम से हो जाएगा। ईरान इजराइल का इशू या इजराइल के ऊपर हमास का अटैक, क्या किसी ने सोचा था पहले कि ऐसा हो जाएगा? नो। रशिया ने यूक्रेन के ऊपर इन्वेड किया, किसी ने सोचा था? नो। इंडिया चाइना के बीच में गलवान वैली में एक दूसरे के बीच में फोर्सेस जो है वो भिड़ जाएंगी, किसी ने सोचा था पहले? नो। ये कैसे इवेंट्स हैं? ये होते हैं ब्लैक स्वॉन इवेंट्स। और अगर हमारी ब्यूरोक्रेसी वही पुराने माइंडसेट में चलेगी कि जैसा चल रहा है चलने दो, रादर देन वो अब प्रिडिक्ट करें कि उनके लिए ऐसा कोई ब्लैक स्वॉन इवेंट ना हो। मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं कि कल को सऊदी अरेबिया की ईरान के साथ लड़ाई हो जाए, तो मैं बैठा थोड़ी रहूंगा अपने ऑयल इंपोर्ट्स के लिए, मुझे ऑल्टरनेटिव चाहिए। डिफेंस में देख लीजिए, हम बैठे थोड़ी रहेंगे सोचेंगे कि कभी हमारी चाइना के साथ वॉर ही नहीं होगी।
अगर वॉर हुई पहले प्रिपरेशन करने की जरूरत है, यस। तो इन ब्लैक स्वॉन इवेंट से पहले ही क्या करना पड़ेगा, अपने को प्रिपेयर करना है। वो प्रिपेयर तब हो पाएंगे जब आपकी जो ब्यूरोक्रेसी है, पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जो है वो क्या हो जाए, अपडेटेड हो, लेथार्जिक ना हो, लेजी ना हो कि जो चल रहा है चलने दो चलने दो चलने दो। तो इस वजह से मिशन लॉन्च किया गया था। समझ आया? बढ़िया मिशन है, मेंस में आ सकता है, यस। आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज जो 2-3 दिन से बार बार रिपीट हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है, और वो है कि इंडिया और चाइना के बीच में जो पेट्रोलिंग पैक्ट साइन हो चुके हैं। अब अच्छी स्टेटमेंट है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से। वो कह रहे हैं कि देखो एग्रीमेंट तो हो गया, वो बड़ी बात नहीं है, बस इस एग्रीमेंट को दोनों साइड्स क्या करवाएं, इंप्लीमेंट करें, उसे रिस्पेक्ट करें। ये नहीं है कि एग्रीमेंट कर दिया था अब वो वापस आते जाएंगे, हम वापस आते जाएंगे, तो फायदा क्या हुआ इसका। तो कहते हैं दोनों साइड्स को इस पैक्ट को क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है, इसी से रिलेटेड अब आ जाते हैं मैप के ऊपर, जो मैंने आपको होमवर्क दिया था लास्ट टाइम। देखिए जरा यहाँ पे मैप थोड़ा ध्यान से, और कौन कौन सी लोकेशंस हैं जो मैंने आपको बोली थी नॉर्थ टू साउथ आपको पता होनी चाहिए। लाइक पेंगोंग सो लेक याद आया, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर की तरफ चलेंगे तो हमारे पास है गलवान वैली, गलवान वैली से ऊपर की तरफ चलेंगे शिनजियांग सियाचिन ग्लेशियर, और ये रहा इधर वाला एरिया जो चाइना के पास है, दैट इज दी अक्साई चीन। ठीक है, हाँ जी। हॉट स्प्रिंग्स भी हैं, हॉट स्प्रिंग्स की तो बहुत ज्यादा लड़ाई थी कि हॉट स्प्रिंग्स का असेस किसे मिलेगा किसे नहीं मिलेगा। अब वापिस हम किसकी तरफ आ जाएंगे, 2020 से पहले जो जो पेट्रोलिंग चल रही थी वो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट जो मैंने न्यूज़पेपर आपके साथ किया था, तो आपको याद होगा कि यहाँ पर एक टनल भी बनाई जा रही थी जहाँ पे अटैक किया गया था, जेड मोड टनल, जो आगे जाके किससे कनेक्ट होती, जोचिला टनल से, याद आया। तो ये चीजें बार बार रिपीट मोड में रखना कि आपको भूल ना जाए। नेक्स्ट एग्रीमेंट मस्ट बी रिस्पेक्टेड, इसी से रिलेटेड जो है आ जाएगा आज हमारे पास एक्सप्लेन पेज पर। ठीक है, तो एक्सप्लेन पेज वाला समझते हैं। देखिए तो एक्सप्लेन पेज वाला डिसएंगेजमेंट, अब ना एक ही इसमें पॉइंट में डिसएंगेजमेंट वाले में हम इंडिया चाइना का भी समझेंगे, और इसी में समझेंगे रेलिवेंस ऑफ ब्रिक्स। इंडिया चाइना वाला थोड़ा इजी रहने वाला आपके लिए, क्योंकि हमें पता ही है कि इंडिया चाइना के रिलेशन कैसे कैसे रहते हैं, कब अच्छे हुए थे कब बुरे हुए थे, अब वापस नॉर्मलाइजेशन की तरफ आ रहे हैं। एलएसी के ऊपर जो जो गलवान वैली में हुआ तो उसके बीच में क्या क्या चीजें हुई वो सब हम पढ़ेंगे। बट इंपॉर्टेंट आपके लिए मेंस में होगा, क्योंकि ब्रेक थ्रू कहाँ पे आया है, ब्रिक्स में आया है। ठीक है, तो ब्रिक्स स्टार्टिंग में था क्या एक्चुअल में, ब्रिक्स BRICS, अब तो चलो ब्रिक्स प्लस बोलते हैं ना, 5 कंट्रीज और भी ऐड हो गई इसमें। पहले ब्रिक्स नहीं था, पहले स्टार्टिंग में ये सिंपल था BRIC। ये 4 इकोनॉमीज की बात की गई थी, मींस 2006 में बात की गई थी कि 4 इकोनॉमीज हैं जो अभी एमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, मींस इनमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, तो इन्हें थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो ना पहली बार ये कंसेप्ट लेकर आए थे, नाम लिख लीजिएगा, गोल्डमैन सैश, गोल्डमैन सैश, इनकी तरफ से ये 4 इकोनॉमीज की बात की गई थी पहली बार, कि ये 4 इकोनॉमीज का ध्यान रखना। तब तक अभी हमारा ब्रिक्स जो है कोई फॉर्मल मीटिंग नहीं हो रही थी, चारों कंट्रीज बैठी थी आराम से, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। और ये क्या करते थे, चारों कंट्रीज अपनी अलग से मीटिंग नहीं करते थे, ये तब 7 नहीं था, G8 कंट्रीज थी। G8 में रशिया भी था, G7 में रशिया नहीं है। तब G8 में क्या किया जाता था, इनकी साइडलाइंस पे मीटिंग होती थी, चारों कंट्रीज जो मिलके मीटिंग करते थे कि हाँ फ्यूचर में कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। ठीक है, तो फाइनली ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, और उसमें बाद में 2010 में जाके ऐड किसे किया गया, साउथ अफ्रीका को ऐड किया गया, जब हमारा ये बन गया पूरा ब्रिक्स। वेस्ट की नजर में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ब्रिक्स क्या है, ब्रिक्स में कौन कौन है, चाइना है, ब्रिक्स में कौन है, रशिया है। तो ब्रिक्स तो वो बोला जाएगा, वेस्ट तो ये बोलेंगे कि ब्रिक्स क्या है, एक एंटी वेस्ट। ब्रिक्स वालों के लिए ये बोलना बड़ी बात नहीं है कि हम एंटी वेस्ट हैं, क्यों बोलेंगे, इंडिया इसका पार्ट है। इंडिया कभी भी ये पॉलिसी नहीं रखेगा कि हम एंटी वेस्ट में है, कोई भी ऐसे कोलिजन का पार्ट है।
तो जनरली इंडिया की तरफ से ये बोला जाता था कि देखिए ब्रिक्स जो है ना वो एंटी वेस्ट नहीं है, रादर देन एंटी वेस्ट की बजाय वो कहते थे कि ये ना ग्लोबल साउथ है, वी आर ग्लोबल साउथ। अब ये भी वर्ड बार बार चल रहा है न्यूज में, ग्लोबल नॉर्थ ग्लोबल साउथ, याद आया कुछ? क्या है ग्लोबल साउथ? कोलिजन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। ग्लोबल नॉर्थ का पार्ट कौन कौन है? जो डेवलप हो चुके हैं नेशंस, यूएस डेवलप हो चुका है, ब्रिटेन हो चुका है, फ्रांस हो चुका है, यूरोप हो चुका है, ऑस्ट्रेलिया हो चुका है, ये सब ग्लोबल नॉर्थ का पार्ट है। और अगर आप ग्लोब पे ध्यान से भी देखेंगे तो नॉर्थ में जितनी कंट्रीज हैं वो सारी डेवलप्ड ही हैं ज्यादातर, और साउथ वाली जो है वो डेवलपिंग है। पूरा का पूरा अफ्रीका किसमें है? साउथ में ही तो है। तो इंडिया ये कहता था कि हमारा जो ब्रिक्स है वो एक ग्लोबल साउथ अलायंस है रादर देन। और पिछले 2-3 साल से हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो सभी प्लेटफॉर्म पे जाके यही बोल रहे हैं कि इंडिया किसकी वॉइस है? ग्लोबल साउथ की वॉइस है। डन। अब ब्रिक्स वाले जो हैं, क्या ये सच में एंटी वेस्ट थे या नहीं थे? इसका थोड़ा सा बताओ मुझे, क्या ये सच में एंटी वेस्ट थे या नहीं थे? थोड़ा सा सोच के बताओ, कोई इशू नहीं है। थे या नहीं थे? क्योंकि फिर मैं कुछ पॉइंट्स लिखता हूं। ब्रिक्स कंट्रीज ने मिलके अपना खुद के बैंक लाइक एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक, फॉर्म किया। ब्रिक्स कंट्रीज में ही बात होगी कि दैट हम एक कॉमन करेंसी जो है वो लॉन्च कर लेते हैं। कॉमन करेंसी क्यों लॉन्च करनी है? ट्रेड इंक्रीज करने के लिए। और ब्रिक्स में ही बात होती है कि ये ब्रिक्स कंट्री जितना भी ट्रेड करेंगी वो होना चाहिए इनकी लोकल करेंसी में ट्रेड होना चाहिए रादर देन डॉलर। डॉलर की पॉपुलैरिटी कम करने की वजह से। तो अब ये सारी चीजें जब आप कर रहे हैं तो वेस्ट ये देख रहे हैं कि देखो ये तो डायरेक्टली चैलेंज किसे किया जा रहा है? डॉलर को चैलेंज किया जा रहा है। डॉलर किनका है? वेस्ट का ही तो है। तो मतलब ब्रिक्स का है, ये तो एंटी वेस्ट है। बट प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? ब्रिक्स में दो कंट्रीज हैं, रशिया और चाइना। रशिया ने यूक्रेन के ऊपर इन्वेजन की और रशिया के ऊपर लगा दी गई सैंक्शंस, लग गई। रशिया को निकाल दिया कि चलो आप ग्लोबल ट्रेड का पार्ट ही नहीं हो, स्विफ्ट सिस्टम से निकाल दिया गया रशिया को। चाइना देख रहे कि कल को मेरी भी वेस्ट के साथ कोई भी नोक झोंक हुई तो मुझे भी ये सैंक्शंस डालने पड़ेंगे, मेरे ऊपर भी लग जाएंगी, तो हम ट्रेड कैसे करेंगे? तो इसी वजह से ब्रिक्स कंट्रीज ये जो कंसेप्ट है ये लेके आए कि ना कॉमन करेंसी लेके आते हैं। ऑल दो अभी ये करेंसी वाला खत्म नहीं हुआ। ये जब भी ब्रिक्स की समिट होती है इसमें बातें चलती रहती है कि यार कॉमन करेंसी लेके आते हैं। इवन इस लेवल तक आ चुके थे, ये बोल रहे थे कि चाइना की करेंसी युआन को हम क्या बना लेते हैं, अपनी करेंसी बना लेते हैं, कॉमन ट्रेड उसमें करेंगे। बट फिर इंडिया ने बोला कि नहीं, फिर अगर चाइनीज की करनी है तो मतलब हम डिपेंडेंट हो जाएंगे, पहले डॉलर पे थे अब किस पे हो जाएंगे? चाइना पे हो जाएंगे। ऐसे कर लो, फिर डॉलर की छोड़ा रुपीज में कर लो, हमारे रुपीज की वैल्यू अच्छी हो जाएगी। और फिर चाइना नहीं मानना, चाइना कह रहा है कि देखो इकोनॉमी का साइज तो देख लो ना, 5 गुना आपसे बड़ा हूं मैं, तो थोड़ी सी रिस्पेक्ट तो मेरी भी बनती है। अब कंपेयर करो G7 जहां पे एक्चुअल में ब्रिक्स बना था और ब्रिक्स, दोनों को अगर कंपेयर करोगे पॉपुलेशन किस में ज्यादा है? ब्रिक्स में ज्यादा। दोनों की जीडीपी अगर कैलकुलेट करें ब्रिक्स नेशंस की और G7 की, किसकी जीडीपी बड़ी है? ब्रिक्स की ज्यादा जीडीपी है। तो G7 कंट्रीज अब थोड़ा सा डर में है कि ब्रिक्स ने एक तो अपनी एक्सपेंशन भी कर ली। जब एक्सपेंशन की तो कौन कौन सी कंट्रीज उसका पार्ट बनी? इजिप्ट, इथोपिया, सऊदी अरेबिया, ईरान और यूएई, 5 कंट्रीज बनी। लिखनी है लिख लो साथ साथ, 5 कंट्रीज। ये पहली बार हमारी जो अभी रशिया में हुआ है हमारा कजान में सेशन ब्रिक्स का, ये पहली बार है ब्रिक्स प्लस नेशन ने यहाँ पे पहली बार बैठे हैं, ठीक है। 5 कंट्रीज हैं, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड यूएई। और ब्रिक्स नेशंस हैं वो जिनमें इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिल रही है ज्यादा। सबसे ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, और उसके पीछे चाइना किसका पार्ट है? ब्रिक्स का पार्ट है।
इकोनॉमिक ग्रोथ इनमें देखने को मिल रही है और ओवरऑल जीडीपी जो है वो ब्रिक्स कंट्रीज की अब ज्यादा हो चुकी है व्हेन कंपेयर्ड विद G7 कंट्रीज। और अगर हम नई नई कंट्रीज को इसका पार्ट बना रहे हैं, ये नहीं है कि सिर्फ 5 कंट्रीज में इसका पार्ट बना था और नहीं बनना चाहते, अब लाइन लग चुकी है ब्रिक्स में, अब लाइन लगी हुई है ब्रिक्स में कि हमें भी ब्रिक्स का पार्ट बनना है, हमें भी ब्रिक्स का पार्ट बनना है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ब्रिक्स इज ए ऑल्टरनेटिव फॉर G7? यस। और G7 में तो चलो इंडिया था भी नहीं, और इंडिया को वैसे भी वेस्ट डोमिनेटेड वर्ल्ड में ज्यादा कुछ पावर मिलती भी नहीं थी। लेकिन ब्रिक्स में जब स्टार्टिंग में इन्होंने न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया, अब आप सोचोगे कि सर न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया तो उसमें पैसे देने पड़े होंगे सभी को, चाइना ने ज्यादा दे दिए होंगे, रशिया ने कम दिए होंगे, इंडिया ने बिल्कुल कम दिए होंगे, ऐसा भी नहीं था। 5 कंट्रीज थी, सभी को प्रॉपर इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी गई थी, वोटिंग राइट्स 20-20% मिलेंगे। और बोला गया था कि अब नए कोई भी आएगी ना कंट्री तो सबके इक्वल क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। तो एक इक्वालिटी वाला कंसेप्ट भी मिलता है। रादर देन IMF में चले जाओ, वहां पे मेजोरिटी पावर किसके पास है, यूएस के पास है। यूएस के पास वहां पर 15% के अराउंड जो है वोटिंग पावर है। और IMF में अगर आप चले गए, IMF से आपने लोन लेना है तो आपको 85% वोट चाहिए। तो 85% तब तक नहीं हो पाएगा जब तक यस कौन नहीं बोलेगा, फिर मनवाता है यूएस अपनी बातें। अब गया था पाकिस्तान IMF के पास कि सर लोन दे दीजिए, लोन दे दीजिए। IMF के पास यूएस कह रहा है ठीक है ले लो लोन, बट तुम ये तुम्हारे पाकिस्तान में जो चाइना के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जरा इनके कॉपीज लेके तो आओ मेरे पास, देखो तो सही क्या क्या चल रहा है। तो वहां पे भी प्रॉब्लम आती है। समझ आया? तो इकोनॉमिक लेवल के ऊपर, बड़े लेवल के ऊपर जियो पॉलिटिक्स सारा आराम से समझना है, इससे आंसर राइटिंग अच्छी होनी चाहिए हमारी बस, ठीक है। अब आते हैं इस साइड कि इंडिया और चाइना के बीच में ये जो एग्रीमेंट हुआ, हुआ कैसे, कहते तो स्टार्ट यहाँ करते हैं। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस सेंड किए गए थे कि चाइना के साथ अच्छे रिलेशन चाहते हैं, इनके साथ बॉर्डर डिस्प्यूट हमारे रिजॉल्व होने चाहिए। तो उसी चीज को जो है चाइनीज स्पोक्समैन ने उन्होंने भी बोला कि बिल्कुल सही बात है, हमारे रिलेशन क्या सिर्फ बॉर्डर तक ही सीमित है? नहीं, हमारे रिलेशंस तो इकोनॉमी में भी हैं, हर जगह ही होने चाहिए। हम तो कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिसका पार्ट भी है, SCO का पार्ट भी है, ब्रिक्स का भी हम पार्ट है। तो वहां से कहते हैं कि एक गुडविल जेस्चर क्रिएट हुआ और उसके बाद क्या किया गया, यहाँ पर एग्रीमेंट साइन किया गया। ठीक है, एग्रीमेंट के डीप में आपने जाना है, नहीं जाना। एग्रीमेंट क्या था, कौन सी साइट्स हैं, वो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। मेंस के लिए किस एग्रीमेंट में क्या साइन किया गया ये आप याद नहीं करेंगे। ये बताया जा रहा है कि देखो अगर कोई भी कंट्री जो है दूसरे के पार्ट टेरिटरी में चलेगी, वहां पे लड़ना नहीं है, वहां पे अपना मार्क नहीं लगाना, ये कहीं नहीं आपने लिखना, ना ही आपसे मेन से पूछेंगे। तो जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि व्हाट टू रीड एंड हाउ मच टू रीड, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, तो कोई भी बच्चा इस चीज को, जैसे यहाँ पे आ जाएगा ना आर्टिकल 4 ऑफ 2005 बॉर्डर पैक्ट कोडिफाइज, लिखने मत बैठ जाना, फिर टेंशन नहीं लेनी कि सर मुझे आर्टिकल 4 ऑफ बॉर्डर पेट्रोलिंग एक्ट याद नहीं हो रहा, नहीं याद करना। हाउ मच टू रीड में ये लिमिट के बाहर वाली चीजें हैं। डन जी। अब और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट, जी नहीं, सिंपल जो हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये देखिए ये ना एरियाज हैं जो आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। देमचुक, डेप्सांग वैली, जो मैंने स्टार्टिंग में फोटो दिखाई है आपको, गलवान वैली कहाँ पे है, कारगिल कहाँ पे है, नॉर्थ टू साउथ लगाने आ जाएंगे, ईस्ट टू वेस्ट लगाने आ जाएंगे, वो आपको पता होने चाहिए, ये प्रीलिम्स के लिए। नेक्स्ट, नॉट अनदर ब्रिक्स इन द वॉल, तो ये मैंने अभी आपके साथ जो डिस्कस किया ब्रिक्स की रेलेवेंस उसके ऊपर है डायरेक्टली। ठीक है, कि ब्रिक्स में स्टार्टिंग में क्या था, किन की तरफ से ये जो है कंसेप्ट लाया गया। G8 समिट में जो है स्टार्टिंग में ये बैठकर बातें करते थे और फाइनली इन्होंने 2010 में जो है साउथ अफ्रीका को अपना पार्ट बनाया। कैसे स्लोली स्लोली G7 कंट्रीज जो हैं उन्होंने, सॉरी ब्रिक्स कंट्रीज जो हैं इन्होंने अपनी पावर इंक्रीज की, ये सारा इसमें बताया। तो अच्छा है, मेंस के लिए है, इसे रीड ओनली करेंगे, स्टार लगा के रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास। रीड ओनली भी करेंगे और इसमें पॉइंट्स लिखेंगे भी आपको जो मेंस में आएंगे। इसमें कुछ नहीं बताएगा, इसका क्वेश्चन आपका डायरेक्टली बन जाएगा, रेलिवेंस ऑफ ब्रिक्स इन मॉडर्न टाइम्स।
डायरेक्टली ये क्वेश्चन बनेगा यहाँ से और उसका आंसर मिलेगा आपको इसी एडिटोरियल से, या फिर हो जाएगा क्वेश्चन आ जाएगा एवोल्यूशन ऑफ ब्रिक्स, यहाँ ब्रिक्स वर्सेस G7, तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली इसी से आपके सॉल्व होंगे। डन, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगेन एक डिसअपॉइंटिंग न्यूज है हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर से। फोर्थ अटैक इन अ वीक, फिर अटैक हुआ जम्मू एंड कश्मीर में जिसमें 2 हमारे सोल्जर्स और 2 सिविलियंस जो उनकी डेथ हो गई। तो एकदम से मिलिटेंसी या फिर ऐसे इंसिडेंट्स जो है जम्मू एंड कश्मीर में राइज कर रहे हैं, कोई रीजन, कोई रीजन, इलेक्शन हो गए और एससीओ में हम पाकिस्तान में गए थे, यस, एंड डायरेक्टली या डायरेक्टली सीधा लिंक किया जाएगा कि अगर जम्मू एंड कश्मीर में कोई भी ऐसे इंसिडेंट होंगे तो इंडिया तो बोल देगा कि यार कौन करवा रहा है, पाकिस्तान करवा रहा है, और हम बोलेंगे कि हम नहीं जा रहे एससीओ में। अगर हम एससीओ में नहीं जा रहे, एससीओ में सिर्फ पाकिस्तान है, नो, एससीओ में रशिया भी है और एससीओ में चाइना भी है, हमारी उनके साथ एंगेजमेंट तो होनी चाहिए। और कोई रीजंस, और कोई रीजंस क्यों एकदम से मिलिटेंसी इंक्रीज कर रही है? अब तो बॉर्डर के ऊपर, हमारे चाइना वाले बॉर्डर के ऊपर इजी तो हो गए हम, पैक्ट भी साइन हो गया। हाँ जी, एक रीजन ये बन सकता है कि अब अगर हमारे चाइना के साथ नॉर्मलाइज हो रहे हैं रिलेशन, तो फ्यूचर में हमारे किन के साथ नॉर्मलाइज भी हो जाएंगे, तो फिर ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं ये इररिलेवेंट रह जाते हैं, इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं बची ना। दोनों ही कंट्रीज के अगर बीच में पीस हो गया, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, तो ये किसी काम के नहीं बचे। तो ये चाहेंगे ऐसे एक्टर्स, नॉन स्टेट एक्टर्स, की ये काम होते रहे, कि इंडिया को थोड़ा थोड़ा सा पिंच करते रहो और बोलते रहो कि देखो मिलिटेंसी हो रही है, पाकिस्तान ही करवा रहा है, पाकिस्तान ही करवा रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, वीट सोइंग अ वीक अवे, पंजाब सीज ओनली 22% ऑफ पैडी हार्वेस्ट। ये बना आपका पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट, वैसे इंपॉर्टेंट हमारे यूपीएससी के लिए भी है, मेंस में इकोनॉमिक्स के सेक्शन में एग्रीकल्चर के नीचे आपका ये क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, क्या प्रॉब्लम चल रही है अभी पंजाब में? किसान धरने पे बैठे थे 2-3 दिन पहले, बार बार न्यूज आ रही है, तो क्या रीजन है, क्या रीजन है? हाँ जी, फार्मर्स ने प्रोडक्शन की, उनके पास प्रोड्यूस आ चुकी है, उस प्रोड्यूस को लेके वो सेल करने जाएंगे कहाँ पे? मंडीज में, लेकिन मंडीज में कोई भी इसे अभी प्रोक्योर नहीं कर रहा, किसान बैठे हुए हैं। नेक्स्ट जो सीजन है हमारा वीट का वो शुरू होने वाला है, लेकिन पिछली जो फसलें हैं अभी तक वो सेल नहीं हो पाई, प्रोक्योर नहीं कर पा रहे। कोई रीजन इसके पीछे? कौन करता है प्रोक्योर? कौन करता है प्रोक्योर? एफसीआई, एफसीआई की तरफ से प्रोक्योरमेंट होगी। ठीक है, तो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे। पहले देखते हैं कि इंडिया में पैडी प्रोक्योरमेंट काम कैसे करती है। जो भी पैडी की कल्टीवेशन हो चुकी है, प्रोड्यूस आ चुकी है, इसकी प्रोक्योरमेंट होगी कैसे? तो प्रोक्योरमेंट कैसे होती है? तो इसमें आपके पास 3 कंपोनेंट्स हैं, एक है हमारे पास सेंटर गवर्नमेंट, देन एफसीआई, और फिर है हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट। 3 आप कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सेंटर है, एफसीआई है और स्टेट है। पूरी की पूरी प्रोक्योरमेंट जो करनी है वो करनी है किसने? एफसीआई ने। वो एफसीआई कंसल्ट करेगी सेंटर को, वही एफसीआई कंसल्ट करेगी स्टेट को, बट प्रोक्योरमेंट करने के बाद रखना कहाँ पे है? प्रॉब्लम कहाँ पे है? रखना कहाँ पे है? क्या पहले से आपकी अवेलेबिलिटी है, फैसिलिटीज है, स्टोरेज है? स्टोरेज नहीं है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि एफसीआई ये कह रहा है कि हमने प्रोक्योर करने के बाद अपने जो गोडाउन्स में रखना है, तो गोडाउन्स तो हमारे पहले से फुल है, तो रखें कहाँ पे? तो फिर ऑल्टरनेटिव बचता है कि अगर सरकार नहीं रख सकती तो प्राइवेट मिल्स को दे दो, प्राइवेट मिल वालों को बोल दो कि भाई आप रख लेना। तो आपने देखा होगा पंजाब में ना, फिर ये जो जितने भी मिल एसोसिएशंस वाले हैं ये इकट्ठे हो गए गवर्नमेंट के पास आगे कि हमारे पास तो आप रख दोगे, बट हमें ये पता है कि आपने 1 साल तक उठानी भी नहीं है क्योंकि आपकी पहले से फुल हो रखी है। तो मिल ओनर्स जो हैं वो फंस गए
कि आप रखिए प्राइवेट मिल ओनर्स। प्रिक्योरमेंट इस वजह से भी नहीं हो रही क्योंकि जो मंडीज में प्रिक्योर करने वाले हैं, जो लेबर है, वो डिमांड कर रही है कि हमारी वेजेस बढ़ाओ, हम वरना प्रिक्योर नहीं करेंगे। लिफ्ट तो हम नहीं करनी है, उठा उठा के तो हम नहीं भरने हैं, तो हमारी तो वेजेस बढ़ाओ वरना हम नहीं करेंगे। तो प्रॉब्लम यहाँ पे आई। ठीक है, तो मेन प्रॉब्लम है यहाँ पे मिल ओनर्स की। मिल ओनर्स कह रहे हैं कि हम प्रिक्योर कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है, बट प्रिक्योर करें कैसे ये तो बताओ। हमारे पास पहले से हमारे गोडाउन भी फुल पड़े हैं। इंडिया में ये प्रॉब्लम है कि हमारी वीट प्रोडक्शन और राइस प्रोडक्शन, आप ना माइंड में लेके चलोगे वीट और राइस दोनों ज्यादा ही होते होंगे, बम्पर क्रॉप ही होते होंगे, बट ऐसा है नहीं। इंडिया में लास्ट 5 इयर्स का ट्रेंड है कि हमारी राइस की जो कल्टीवेशन है, पैडी कल्टीवेशन, वो रिकॉर्ड हाई पे है। इतना ज्यादा हम राइस की कल्टीवेशन कर रहे हैं, पैडी कल्टीवेशन कर रहे हैं कि हम एक्सपोर्ट करने लग गए हैं, दबा के एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बट ऑन द अदर हैंड जो वीट है, इंडिया में वीट की प्रोडक्शन लास्ट 5 इयर्स में इसका ट्रेंड जो है जनरली डाउन जा रहा है। हमें वीट बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ जाती है, सेंट्रल एशियन कंट्री से वीट मंगवा लेते हैं हम। तो किसी चीज की अगर इतनी ज्यादा प्रोडक्शन है कि आपके स्टोरेजेस फुल हो चुके हैं, तो प्रॉब्लम तो आएगी आएगी। इस बार पंजाब में भी न्यूज देखेंगे ना, तो पंजाब में भी फार्मर्स जो हैं उन्होंने, बहुत कम एरियाज हैं जहाँ पे पंजाब में वैसे एक्चुअल में पैडी कल्टीवेशन बहुत होती है, इस बार बहुत कम हुई है। फार्मर्स यही कह रहे हैं, कहते हैं हमें पता ही है कि ये कैसे प्रोक्योर करते हैं, करते ही नहीं है तो प्रोक्योर। अब बैठे रहो आप मंडियों में लेके। आप दो चीजें हो सकती हैं, या तो आप अपनी पैडी कल्टीवेशन लेट कर दो या हार्वेस्ट लेट कर लो। जब पता होगा कि मंडियों में प्रोक्योरमेंट शुरू होगी तब कटाई करके मंडी में ले जाना। बट प्रॉब्लम यहाँ पे भी आती है, अगर आपने अपनी हार्वेस्ट लेट की तो जो क्वालिटी है पैडी की वो डिक्रीज हो जाती है, तो जल्दी जल्दी आपको काटनी भी पड़ेगी। फिर उसे काटने के बाद कहाँ पे लेके जाना पड़ेगा, मंडी भी लेके जाना पड़ेगा। जब मंडी लेके जा रहे हैं तो पता चल रहा है कि सेंटर के भी और मिल ओनर्स के भी सबके गोडाउन फुल पड़े हैं, तो रखें कहाँ पे, अब रखी भी कहीं नहीं जा रही। तो इस बार जो किसान हैं उनके लिए तो हो सकता है कि क्या हो, ब्लैक दिवाली। वही किसान जो 6 महीने के बाद ये सोच रहा था कि यार पैसे आ जाएंगे, अब उसे पता चल रहा है कि प्रोक्योरमेंट ही बहुत स्लो है। अभी सरकार को पहले करना क्या पड़ेगा, जगह बनानी पड़ेगी, मिल ओनर्स को बोलना पड़ेगा कि यार रख लो तुम, वरना कहाँ पे रखनी पड़ेगी, ओपन में। ओपन में रखेंगे, बारिश शुरू हो जाएंगी, ठंड आ जाएगी, और उसके बाद ये सारी की सारी क्या हो जाएगी, खराब। ठीक है, अब गवर्नमेंट करती क्या है, तो गवर्नमेंट के पास पीडीएस सिस्टम है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, जिसमें गरीब लोगों को 5 5 केजीज जो है, 25 जो है वो फ्री में व्हीट एंड राइस प्रोवाइड होते हैं। अब गवर्नमेंट प्रोवाइड क्या कर रही है, व्हीट एंड राइस। गवर्नमेंट प्रोक्योर क्या कर रही है, पैडी। तो मतलब पैडी से आपको क्या कन्वर्ट करना है, राइस में, और वो राइस में कन्वर्ट करके कौन देंगे आपको, मिल वाले। मिल वाले ही देंगे ना पैडी से कन्वर्ट करके राइस में। अब मिल वाले कह रहे हैं कि हम प्रोक्योर कर लेते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस बार ना प्रॉब्लम और भी है, और प्रॉब्लम है कि इस बार ना आपने हाइब्रिड सीड्स बांट दिए थे यहाँ पे पंजाब में, हरियाणा में। और ये जो हाइब्रिड सीड्स हैं, जब हम इन्हें पैडी से राइस में कन्वर्ट करेंगे तो उतनी रेशियो नहीं बनेगी। मतलब आप तो बोल दोगे ना कि हमने तो आपको 100 kg जो है वो पैडी दी थी, तो एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि 70 kg राइस तो दो हमें कम से कम। मिल ओनर्स कह रहे हैं कि मिलेगा ही नहीं 70, फिर नुकसान में हम होंगे। आप बोलोगे कि भाई पैसे दो इसके बाकी के, तो कहते हैं हम प्रोक्योर क्यों करें फिर। तो ये भी प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है। ठीक है, तो लैक ऑफ स्टोरेज स्पेसिस, किसी के पास नहीं है स्टोरेज। देन कंट्रोवर्सी ओवर हाइब्रिड सीड्स, ये भी प्रॉब्लम आ रही है पंजाब में। ट्रबल विद लेबर्स एंड आड़तियास, लेबर जो है वो कह रहे हैं कि हमें पैसे ज्यादा दो वरना हम नहीं उठाएंगे। तो इसी वजह से नॉर्थ इंडिया में इस बार जो है पैडी कल्टीवेशन बहुत अच्छी नहीं हुई, सीजन अच्छा नहीं गया। किसान अगर, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं कि खज्जल खुआर हो गए, ठीक है, तो क्या ही फायदा हुआ। तो मतलब नेक्स्ट सीजन फिर जो फार्मर्स हैं वो ज्यादा पैडी कल्टीवेट करेंगे, नहीं करेंगे। तो फायदा होता है इससे कुछ, कि पंजाब के किसान को अगर डिस्करेज ही किया जाए कि यार तुम पैडी लगाओ ही मत, ग्राउंड वाटर डिप्लीट नहीं होगा। बोला नहीं जा सकता, बट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किया तो यही जा रहा है। या तो फार्मर्स को डायरेक्टली बोल दो कि यार तुम पैडी कल्टीवेशन मत करो, वो फार्मर सुनते नहीं।
तो फिर ऐसी तैयारी कर लो कि फार्मर अपने आप ही बोलते यार मैं नहीं लगा रहा, ये उठाते तो है नहीं। उधर से मेरी वीट का टाइम हो गया और अभी तक मैंने, फिर आप बोलोगे स्टबल बर्निंग करते हैं किसान, स्टबल बर्निंग तो करनी पड़ेगी, टाइम नहीं बचा बीच में। आप जितना मर्जी बोल दो कि इस बार हमने पूसा 44 को बैन करने के बाद नई वैरायटी लेके आए थे, 40 दिन ज्यादा दिए थे, 40 दिन छोड़ो, तुमने तो उठाई ही नहीं, 40 दिन पहले उठा लेते ना। तो फार्मर बोलते कि चलो मल्चिंग कर लेंगे यार, अपने आप ही स्टबल बर्निंग नहीं होगी। अब फिर से एकदम से आप देखोगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक पंजाब में, हरियाणा में बहुत केसेस मिलेंगे स्टबल बर्निंग के, और बार बार न्यूज ही आती रहेगी कि इतने किसानों के ऊपर एफआईआर डाली गई, ये किया गया, वो किया गया, अरेस्ट किया गया। तो पीछे प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट की भी प्रॉब्लम है, किसानों की भी प्रॉब्लम है। ठीक है। नेक्स्ट, सून एआई पावर्ड चैटबॉट टू हैंडल द ग्रीवियंसेस ऑन पोर्टल। इंपॉर्टेंट जी नहीं, सिंपल याद रखेंगे, न्यूज है और कुछ नहीं है। तो होता क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, उनके पास कंप्लेंट्स जाती हैं। तो पहले ना मैन्युअली एक बंदे को करना पड़ता था कि ये जो है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स को दे देते हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को दे देते हैं, होम अफेयर्स का एक क्वेश्चन है, तो लेट हो जाता था काम। तो कहते हैं इससे बढ़िया है कि हम क्या करते हैं, अभी एआई ले आते हैं, एआई अपने आप ही डिस्ट्रीब्यूट करता रहेगा, जिस मिनिस्ट्री का है उस मिनिस्ट्री को भेज देगा। बस कंप्लेंट कैसे लिखनी है, पहले तो लोगों को यही नहीं पता था कंप्लेंट कैसे लिखनी है, तो एआई पहले लोगों को ये बताएगा, लॉग इन करो, कंप्लेंट है, किससे रिलेटेड कंप्लेंट है, फिर वो ऑटोमेटिकली चली जाएगी। ठीक है। तो इससे फायदा होगा क्या कि जल्दी हमारी जो है ग्रीवियंसेस रिड्रेसल हो जाएंगी। नेक्स्ट, साइक्लोन दान। कौन सी साइड पे है इंडिया का साइक्लोन दान आ रहा? उड़ीसा, बे ऑफ बंगाल में आ रहा है। ठीक है। तो न्यूज इसी वजह से है क्योंकि अभी जो है ये साइक्लोन दान सरफेस पर आने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है उड़ीसा में, प्रॉब्लम हो सकती है बंगाल में। यस। तो वहाँ पे पहले से ही टीम्स जो है, मेडिकल टीम्स, एनडीआरएफ, ये हाई अलर्ट पर रखी गई हैं कि अगर प्रॉब्लम हुई इवैक्यूएशन की तो इवैक्यूएशन कर लेंगे। ठीक है। तो उसी से रिलेटेड है, न्यूज याद रखिएगा बस, साइक्लोन दान। वैसे ये नेम दान दिया किन्होंने? दान, साइक्लोन जिस भी रीजन में आता है उस रीजन की कंट्रीज जो एडजॉइनिंग होती हैं वो क्या करती हैं, नेम दे देती हैं, लिस्ट दे देती हैं। इंडिया ने अपनी 10-20 लिस्ट दे रखी है, श्रीलंका ने दे रखी है, मालदीव्स ने। तो इंडियन ओशन में जितने भी साइक्लोन्स आएंगे उसकी लिस्ट दे रखी है सभी कंट्रीज ने। तो ये दान नेम किसने दिया हुआ? दान इंडिया ने। इंडिया में दान नहीं ना कहते, दान। दान वर्ड जो है ये एक्चुअल में कतर की तरफ से दिया गया। ठीक है। अरेबिक वर्ड है दान, जिसे हम कहते हैं दान पुण्य, चैरिटी, दान। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, न्यूज फ्रॉम आंध्र प्रदेश। कोई चल रहा है डिस्प्यूट आंध्र प्रदेश साउथ इंडिया में? यस। किस चीज का इशू चल रहा है अभी? डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी रेट। और अब आया आपका ये वाला एडिटोरियल जो मेंस में लिख सकते हैं कि अगर आपने डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी रेट को काउंटर करना है तो क्या क्या चीजें कर सकते हैं। फर्टिलिटी रेट मतलब न्यू बॉर्न बेबीज। टीएफआर मतलब टोटल फर्टिलिटी रेट। क्या होगा टीएफआर? लिखो लिखो, होमवर्क आ गया आज आपका। टोटल फर्टिलिटी रेट, हाँ जी हाँ जी लिखिए। आइडियल टोटल फर्टिलिटी रेट कितना होना चाहिए? टीएफआर 2.1। और साउथ की स्टेट्स ने कितना अचीव किया हुआ है? साउथ की स्टेट, जितनी स्टेट्स हैं, 5 स्टेट्स हैं, इन्होंने अर्ली 2000 में, मीन्स 2005 के आसपास ही इनके जो टीएफआर थे वो 1.5, 1.7, 1.8 तक अचीव कर चुके थे। ठीक है। तो जिसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, अब एजिंग प्रॉब्लम आ रही है, ज्यादा लोग जो है वो बुजुर्ग हैं, यंग पॉपुलेशन कम है। तो देखते हैं कि इससे काउंटर कैसे किया जाता है। सो व्हाई नायडू हिट्स द नेल इन द हेड, आते हैं यहाँ पे। तो चंद्रबाबू नायडू ने एक इंपॉर्टेंट वर्ड बताया। तो कहते हैं कि देखो हमें ना पॉपुलेशन जो है कंट्रोल नहीं करनी थी, हमें पॉपुलेशन को क्या करना है, मैनेज करना है। इजी हो गया, आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। रादर देन पॉपुलेशन कंट्रोल, पॉपुलेशन मैनेजमेंट होनी चाहिए। पॉपुलेशन कंट्रोल का मतलब रोक लगा दो कि
टू चाइल्ड पॉलिसी होनी ही नहीं चाहिए, कंप्लीटली खत्म। अब ऐसे वाले स्टेप्स जो है वो किसी ने किए भी थे? यस, कंट्रीज लाइक चाइना, जापान, इन्होंने क्या किया था, सेम भी कंसेप्ट लेके आए थे। अब यहाँ पे इन्होंने स्टार्टिंग अच्छी ही की है, तो एक थ्योरी के साथ आई है। तो ये कहते हैं कि हमारे पास थ्योरी है, माल्थस थ्योरी। माल्थस थ्योरी है क्या? तो ये कहते हैं कि जो आपकी पॉपुलेशन है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगी, और जो आपकी प्रोडक्शन है वो अर्थमेटिक वे में ग्रो करेगी। मतलब इनका कहने का ये मतलब था कि आपकी जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा हो जाएगी, सॉरी, पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगी, प्रोडक्शन पीछे रह जाएगी, जिसकी वजह से जो आपकी मेजर पॉपुलेशन है उसके पास खाने को पैसे नहीं होंगे। अब ये थ्योरी स्टार्टिंग में दी गई थी, दैट इनका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा कि जो हमारी प्रोड्यूस है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, वो कुछ इस लेवल से रहने वाली है। मींस एक डेफिनेट इंटरवल पे उतना 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 ही क्या करेगी, ग्रो करेगी, ज्यादा नहीं करेगी। बट जो हमारी पॉपुलेशन है वो एकदम से ज्यादा ग्रो कर जाती है, तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, ओवर पॉपुलेशन हो जाएगी, उनके खाने का नहीं होगा कुछ, तो आप ग्रो नहीं कर सकते, आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो सकती। जब ये थ्योरी दी गई ना, इसी थ्योरी को काउंटर करने के लिए चाइना और जापान ने ये पॉलिसी अपना ली कि भाई 2 बच्चों से ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए, कि हमें पॉपुलेशन को क्या करना है, कंट्रोल करना है। बट वो समझ नहीं पाए कि हमें पॉपुलेशन को क्या करना चाहिए था। अब इंडिया में भी तो सेम चीज हुई होगी, हमारी पॉपुलेशन भी चाइना की तरह ही ग्रो की, हम तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री भी बन गए, यही बना। तो इस थ्योरी के अगर मैं अकॉर्डिंगली देखूं तो इंडिया की एकदम से पॉपुलेशन जो है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो की, और इंडिया में जो प्रोडक्शन थी वो अर्थमेटिक वे में इंक्रीज होनी चाहिए थी। बट इंडिया ने 1966 में 65 में ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद अपनी प्रोडक्शन भी क्या कर ली, ज्यादा ग्रो कर ली। अगर हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा ग्रो की होती तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली हमारे पास तो अभी बाहर से इंपोर्ट करना पड़ती चीजें। बट हम राइस को क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये तो थ्योरी गलत होगी सारी की सारी। तो जिस कंट्रीज ने इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली स्टेप्स ले लिए, पॉपुलेशन को क्या करना शुरू कर दिया, कंट्रोल करना शुरू कर दिया, अब उन्हें वापिस आना पड़ रहा है, चाइना को बोलना पड़ रहा है कि नहीं रुको, ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो हैं वो क्या करने चाहिए, आपको भर देना चाहिए। जापान में प्रॉब्लम आ गई, जापान में तो अभी बोला जा रहा है कि एक पूरा का पूरा डेकेड जो है उनका लॉस्ट हो जाएगा, इतनी ज्यादा उनकी पॉपुलेशन जो है वो एजिंग में होगी। ठीक है, उनके जो प्री स्कूल्स है वो बंद हो रहे हैं, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं उनकी जगह। मतलब एक पूरे के पूरे सिटी में बच्चा नहीं है कोई पढ़ने वाला, स्कूल में जाने वाला, तो कह रहे हैं स्कूल बंद कर दो, उसी को ही बिल्डिंग को कन्वर्ट कर दो, किसमें, हॉस्पिटल्स में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि ये सिटी पूरी जो है बुजुर्ग हो जाएगी एक टाइम पीरियड। थ्योरी समझ आई, इंडिया का समझ आया। अब आते हैं आगे। तो इंडिया की यहाँ पे इन्होंने बात की, तो 1965 में हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर, जिनका नेम है लाल बहादुर शास्त्री, ये वो टाइम है जब तक हमारे पास ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं आई थी अभी तक। तो ये वाली थ्योरी जो माल्थस थ्योरी है ये बिल्कुल करेक्ट जा रही है, इतनी करेक्ट जा रही है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को ये बोलना पड़ रहा है कि भाई आप सब लोग जो है अपनी एक मील हफ्ते में उसे क्या कर दीजिए, सेक्रीफाइस कर दो। हफ्ते में एक बार खाना नहीं खाओगे तो बहुत बड़ी बात नहीं है। इंडिया में शॉर्टेज है फूड्स की, फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज है, और ये थ्योरी बिल्कुल सही जा रही है, तो हमारे पास बहुत ऐसी पॉपुलेशन होगी जिसे खाना नहीं मिलेगा। ऑल्दो कि 1965 के बाद फिर हमें फोर्सफुली क्या लेके जाना पड़ा, ग्रीन रेवोल्यूशन करनी पड़ी। ठीक है, और फिर ग्रीन रेवोल्यूशन में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कौन सी स्टेट्स ने किया, नॉर्थ इंडिया की, पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी। और उसके बाद फिर इंडिया ने कभी मुड़ के नहीं देखा, कि ये नहीं बोला गया कि इंडिया में फूड की शॉर्टेज है, इंडिया में फूड की शॉर्टेज नहीं है। सही है, तो फिर ये बताओ कि इंडिया जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में पीछे क्यों रहता है। कनेक्ट करते हैं ना दो तीन चीजें। आपने भी बोला यस सर, मैंने तो नहीं बोला। आपने बोला हाँ जी सर बहुत अच्छी प्रोडक्शन है हमारे यहाँ पे, राइस पे एक्सपोर्ट, आपने ही बोला सर ने, वीट की भी अच्छी प्रोडक्शन है। तो फिर मतलब इंडिया में ग्लोबल हंगर इंडेक्स तो होना ही नहीं चाहिए, सबसे आगे होना चाहिए इंडिया तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ पे है। मतलब एक साइड तो आप बोल रहे हो कि सर इतना राइस हो गया बाहर भेज रहे हैं,
हाँ जी। फिर दूसरी साइड हम देखते हैं कि इंडिया में जो न्यूट्रिशन लेवल है वो सबसे कम रहते हैं, तभी हमारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में रैंक कम आती है। कैसे? कहीं कुछ मिस हो रहा है। सोचो सोचो सोचो, ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए, थोड़े से घोड़े घुमाइए दिमाग के। हम फ्री में बांट भी रहे हैं प्रधानमंत्री अन्न ग्राम अन्न योजना में, ठीक है जी, फ्री में बांट भी रहे हैं व्हीट और राइस, तो भी हम ग्लोबल फूड हंगर इंडेक्स में पीछे क्यों हैं? अरे लोगों को फ्री में भी दे दिया हमने। आए हाय, कुछ पास में आए। हाँ जी हाँ जी, आओ। हाँ जी। उन्हें व्हीट और राइस नहीं चाहिए थे। हाँ। प्रॉब्लम क्या है कि हम ना अपने, मैं बता रहा हूँ, हम क्या कर रहे हैं, सिटीजन्स को दे रहे हैं व्हीट राइस व्हीट राइस व्हीट राइस, खाते जाओ। प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी जो डाइट है उसे डाइवर्सिफाइड नहीं कर पाए। डाइवर्सिफाइड इन द सेंस, इसी में ही इन्हें मासिस को पल्सेस चाहिए, इन्हें वेजिटेबल्स चाहिए, इन्हें फ्रूट्स चाहिए, जिनसे इनके पास वो प्रॉपर न्यूट्रिशन आ पाए। ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया में अनाज की कमी है, फ्री में भी दे रहे हैं किसानों को, किसान छोड़ रहे हैं कि जिन मासिस को चाहिए दिए जा रहे हैं, इजीली प्रोवाइड किया जा रहा है, पीडीएस सिस्टम के थ्रू, राशन कार्ड के थ्रू दिए जा रहे हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि उनसे हम इनकी न्यूट्रिशन जो है उन लेवल्स को मीट नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमने अपनी डाइट जो है उसे डाइवर्सिफाई नहीं कर पाए। इंडिया सबसे बड़ा पल्सेस का प्रोड्यूसर है, इंडिया सबसे बड़ा पल्सेस का इंपोर्टर भी है, और सबसे बड़ा कंजम्पशन भी हम ही करते हैं। वेजिटेबल्स का क्या हाल रहता है इंडिया में? वेजिटेबल्स का क्या हाल रहता है? अभी सीजन है तो सस्ते में बिक जाएंगे, सीजन नहीं है तो फिर यही हमारे अनियन, यही पोटैटो महाराजा बने होते हैं, कह रहे होते हैं कि ये तो ज्वेलर्स की शॉप पे मिलेंगे अब तो, ऐसा भी हो जाता है। फ्रूट्स का क्या रहता है? फ्रूट्स का भी सेम चीज है। हिमाचल प्रदेश में चले जाओ तो एप्पल ऐसे पड़े मिलेंगे आपको, बोलेंगे ले जाओ सर फ्री में ले जाओ, खराब ही होंगे यहाँ पे तो। पंजाब में चले जाओ किन्नू मिलेंगे, वो कह रहे फेंके पड़ेंगे जी, ले जाओ ऐसे ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। साउथ इंडिया चले जाओ, यूपी बिहार चले जाओ, तो यहाँ पे क्या मिलते हैं? नहीं मिल रही जी। मुजफ्फरपुर में, मुजफ्फर मुजफ्फरपुर ही है, तो बिहार में वहां पे लीची की प्रोडक्शन होती है सबसे ज्यादा, वहां पे सस्ते में बिक रही है। दिल्ली में आओ तो वही महंगी बिक रही है। समझ आया? तो मतलब प्रॉब्लम फूड में नहीं है, प्रॉब्लम कहाँ पे है? न्यूट्रिशन लेवल पे है। इसी चीज को ना एक चीज वर्ड और भी कहते हैं, हम इसे कहते हैं हिडन हंगर कहते हैं। प्रॉब्लम है इंडिया में, हंगर बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, हिडन हंगर प्रॉब्लम है। समझ आया? आए वापस इधर। जी। तो इसी से ही कनेक्ट किया था, तो मैं थोड़ा सा आगे चला गया, अब वापस आते हैं इस साइड। तो देखिए इन्होंने शुरू किया कि इसी थ्योरी के अकॉर्डिंग चाइना ने, जापान ने कंसेप्ट लेके चले और अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया। इंडिया ने करने की कोशिश की, बट इंडिया ने नहीं हो पाया इंडिया से, ठीक है। और चाइना में यहाँ पर क्या कर पाए, चाइना ने इसका फायदा उठाया। चाइना की जब यूथफुल पॉपुलेशन थी, मतलब चाइना जब डेमोग्राफिक डिविडेंड में था, तो चाइना ने अपने आप को क्या बना लिया, सुपर पावर बना लिया, जापान ने भी बना लिया। अब इंडिया जो है, इंडिया क्या करने वाला है, डेमोग्राफिक डिविडेंड में, तो ये हमारे पास सबसे अच्छा मौका है अपने आप को सुपर पावर बनाने का। अगर अभी नहीं बना पाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद तो बहुत लंबा टाइम पीरियड तक हम क्या करते रहेंगे, अपनी एज्ड पॉपुलेशन को हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करते रहेंगे, और कुछ नहीं कर रहे। ठीक है। या हम ये कर सकते हैं, इंडिया वाले अपना जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है ना, इसे थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। इंक्रीज कैसे होगा? डेमोग्राफिक डिविडेंड इंक्रीज कैसे होगा?
मतलब मुझे पता है कि हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है 2026 से स्टार्ट हो रहा है और ये चलेगा अप टू 2050 तक चलेगा। तो मैं चाहता हूँ 50 नहीं, इसे 2070 तक लेके चलते हैं खींच के। एक किया जा सकता है अगर हम इंक्रीज क्या कर दें अपनी, क्या इंक्रीज कर दें, टोटल फर्टिलिटी रेट, जिसे हमने रखा है आइडियल, जो मानते हैं कि वो होना चाहिए 2.1, ये होना चाहिए। तो इंडिया ये कर सकता है, बट इसमें रिस्क भी है, फिर पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगी। तो पॉपुलेशन ज्यादा पर होगी कहाँ पे, नॉर्थ में ज्यादा है, और पॉपुलेशन ज्यादा कहाँ पे नहीं होगी, साउथ में नहीं होगी। तो साउथ वालों को ना दोनों तरीके से प्रॉब्लम आ गई इसमें। दोनों तरीकों से कैसे, तो साउथ जो है उन्हें प्रॉब्लम है कि एक तो उनकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो कम हो जाएंगे। मतलब अगर पॉपुलेशन देखें, टोटल फर्टिलिटी रेट साउथ का जो डिक्रीज हो रहा है, तो उसकी वजह से उन्हें पॉलिटिकल लॉस भी हो रहा है और उन्हें इकोनॉमिक लॉस भी है। अच्छी चीज की थी साउथ वालों ने पॉपुलेशन कंट्रोल करके, यस। तभी हम क्रिटिसाइज भी करते हैं कि उत्तर प्रदेश, बिहार जैसी स्टेट्स जिन्होंने अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं कर पाए और वो डेवलप नहीं हो पाई। ठीक है, तो जब अब 2026 में हमने डीलिमिटेशन कमीशन लेके आएंगे, वापस से कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रीऑर्गेनाइज किया जाएगा, तो साउथ की स्टेट्स जो है उन्हें सिर्फ 3-4 जो है न्यू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिलने वाले हैं बस, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन इस अकॉर्डिंगली इंक्रीज डिक्रीज हुई है। लेकिन सिर्फ उत्तर प्रदेश की अगर बात करेंगे ना, तो उत्तर प्रदेश को 40 नए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिल जाएंगे। तो वो स्टेट्स जिन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं की उन्हें फायदा हो गया। अब तो सेंटर की सरकार ही कहां से बनेगी, उत्तर प्रदेश से बन रही है। तो कह रहे हैं कि हम फिर इतने सालों से अपने लोगों को जो एजुकेट करते आ रहे थे कि पॉपुलेशन का ध्यान रखो, पॉपुलेशन का ध्यान, तो हम तो पागल हैं। देन इकोनॉमिक में देखेंगे तो इकोनॉमिक्स में उन्हें फिर लॉस हुआ। जब फाइनेंस कमीशन आता है तो फाइनेंस कमीशन डेवोल्यूशन ऑफ द फंड्स करते हैं कि सेंटर अपने पास कुछ परसेंट रखेगा और 61% जो है वो क्या किया जाएगा, बाकी नीचे डिवॉल्व किया जाएगा। आपने फाइनेंस कमीशन में किया हुआ है। और उसमें सबसे पहला क्राइटेरिया ये रखा जाता है कि वो स्टेट जिसका पॉपुलेशन ज्यादा, उससे ज्यादा क्या मिलेगा, फंड्स मिलेंगे। जिसकी पॉपुलेशन कम है तो उसे फंड्स कम मिलेंगे। ऑल्दो कि फाइनेंस कमीशन में एक क्राइटेरिया ये भी रहता है कि जिस स्टेट ने पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए मेजर्स किए हैं उसे थोड़ा ज्यादा मिलेंगे, बट वो बहुत कम है। सबसे बड़ा मेन चंक जो दे दिया जाता है उत्तर प्रदेश बिहार को, इसी वजह से जाता है कि इनके पास पॉपुलेशन ज्यादा है। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे ये स्टेट्स तो कभी भी अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं करना चाहेंगी। अगर फाइनेंस कमीशन में रिकमेंडेशन आ रही है कि पॉपुलेशन से ही होगा, तो फिर भी चल रहे हैं तो 10-10 12-12 बच्चे पैसे ही आएंगे। नेताओं को, नेता को क्या जरूरत है कि बोलने की यार बच्चे कम करो, बच्चे कम करो, साउथ में हो ही रहे हैं। समझ आया। तो प्रॉब्लम है यहाँ पे, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है साउथ में और नॉर्थ में। तो सोल्यूशन क्या निकला इसका, क्योंकि अब बोलने लगे हैं बार बार, डेली डेली न्यूज में आ रहा है, इसका सोल्यूशन निकले क्या। तो कहते हैं यहाँ तो सोल्यूशन है माइग्रेशन शुरू करवा दो नॉर्थ टू साउथ, बट वो साउथ वाले होने नहीं देंगे, क्योंकि वो फिर वही अपना क्वेश्चन लेके आ जाएंगे कि हमारा कल्चर उसे प्रिजर्व करना है। या फिर क्या करें, या फिर क्या करें, साउथ की स्टेट्स अब इंकरेज करें अपने लोकल रेजिडेंट्स को कि आप ज्यादा से ज्यादा क्या करें, बच्चे प्रोड्यूस करें। फिर वो जब करेंगे और ऊपर नॉर्थ वाली स्टेट्स जो पहले से ही कंट्रोल नहीं कर रही, तो फिर इंडिया में एकदम से फिर क्या आएगा, बूम आने वाला है। ठीक है, एक तो पहले इतनी पॉपुलेशन है और ऊपर से अब स्टेट्स लड़ने पड़ जाएंगी कि मेरी पॉपुलेशन ज्यादा, मेरी पॉपुलेशन ज्यादा। पंजाब शुरू कर दे, हरियाणा शुरू कर दे कि यार ज्यादा पैसे मिलेंगे, और क्या चाहिए। ऐसी चीज पहले की गई थी, यस ऐसी की जाती है चीजें, रशिया ने की थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ना रशिया के बहुत पॉपुलेशन की डेथ हो गई थी, तो रशिया में अवार्ड लेकर आया गया था, सुपर मदर अवार्ड, ऐसे कि वो लेडी जो 10-10 बच्चों को जन्म देगी उसे अवार्ड दिए जाएंगे, सम्मानित किया जाएगा, क्योंकि उनकी वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड में पॉपुलेशन कम हो गई थी तो उन्हें चाहिए ही थे। हमारी तो कोई वर्ल्ड वॉर भी नहीं लगा हुआ, हमारे तो वैसे ही स्टेट्स के बीच में वॉर शुरू हो जाएगी पॉपुलेशन वाली। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज फ्रॉम इंटरनेशनल, और आईआर की न्यूज है आपके पास। इसराइल जो है वो अटैक कर रहा है किसके ऊपर, लेबनान के ऊपर।
इंपॉर्टेंट है जी? नहीं, जब तक ये कन्फ्लिक्ट खत्म नहीं हो रहा, बार बार ये न्यूज आती रहेंगी आती रहेंगी आती रहेंगी, जब तक कुछ बड़ा नहीं हो जाता। मतलब अभी इसराइल ने लेबनान के ऊपर अटैक करना था, आप सबको पता था, चल ही रहे थे अटैक्स, ये भी पता था। वेट करना किसी ब्लैक स्वॉन इवेंट की। इसराइल ने अटैक करना था, सबको याद है। लेबनान क्या करेगा, हिजबुल्ला क्या करेगा, ईरान क्या करेगा, क्या किसी और कंट्री को इसमें लाया जाएगा? नहीं लाया जाएगा। एकदम से एक दिन ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगी, दैट विल बी ब्लैक स्वॉन इवेंट, जिसके लिए कोई भी पहले से तैयार नहीं होता। ठीक है, अनप्रिडिक्टेबल है ब्लैक स्वॉन इवेंट्स। नेक्स्ट, ब्रिक्स ब्लॉक्स एंडोर्सेस इंडियाज स्टांस ऑन ईयूज कार्बन टैक्स। ये इंपॉर्टेंट है, जरा लिखिए प्री के लिए। यूरोपियन यूनियंस कार्बन टैक्स, प्रॉपर नेम लिखना, प्रॉपर नेम लिखिए। यूरोपियन यूनियंस कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, CBAM, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। जी, सुना पहले कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, CBAM? नहीं, तो इसे आप याद कैसे रखेंगे? तो याद रखिए क्लाइमेट चेंज के साथ ग्रीन हाउस गैसेस की एमिशन कम करनी है, सभी कंट्रीज मिलके करेंगी या एक एक कंट्री अपना अपना करता रहे? क्लाइमेट चेंज कैसे रोका जा सकता है? अमेरिका बोले कि मैं कुछ नहीं करूंगा बाकी सब करें, चाइना बोल कि मैं सिर्फ कर लेता हूं बाकी कोई ना करे, ऐसे क्लाइमेट चेंज रुक जाएगा? नहीं, सभी कंट्रीज को कलेक्टिवली करना पड़ेगा। बट कलेक्टिवली कैसे करें? कलेक्टिवली कैसे करें मतलब एक दोनों कंट्रीज के बीच में क्या होनी चाहिए? अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, या दूसरी कंट्री जो पावरफुल है वो बाय फोर्स करवाए। और ये जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है ना, ये यूरोपियन यूनियन ने बाय फोर्स करवाने की कोशिश की है। इजी वे में समझाता हूं, वो कह रहे हैं कि आज के बाद अगर आपने अपना कोई प्रोड्यूस यूरोप में सेल करना है, तो आपके ऊपर एक नया टैक्स लगेगा, दैट विल बी कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स। क्यों लगेगा टैक्स? तो कहते हैं कि ये टैक्स इसलिए लगेगा क्योंकि आप जो भी सामान यहाँ पे बेच रहे हैं, फॉर एग्जांपल लेके चलते हैं, इंडिया अपना क्लोथ्स बेचने जा रहा है, इंडिया कह रहा है कि हमारे क्लोथ्स जो है यूरोप में सेल होंगे, तो वो उनके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगा देंगे। बोलेंगे टैक्स इसलिए क्योंकि जब तुम इसे प्रोड्यूस कर रहे थे ना, तो तुमने कार्बन डाइऑक्साइड जो एमिट की, तुमने क्लीन टेक्नोलॉजी के साथ इसे प्रोड्यूस नहीं किया, जिसकी वजह से हम क्लाइमेट चेंज को रोक नहीं पा रहे। तो इसकी वजह से इसके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा? टैक्स लगेगा, और वो टैक्स अलग से कहीं पे इकट्ठा किया जाएगा, जिससे यूरोपियन यूनियन जो है उन प्रोजेक्ट्स को फंड करेंगे जो किसके अगेंस्ट फाइट करेंगे? क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट। ठीक है, तो अच्छा कंसेप्ट था यूरोपियन यूनियन का, कि चलो ऐसे प्यार से नहीं मानते तो सबको बोल देंगे कि आज के बाद यूरोपियन यूनियन में सेल मत करो। क्योंकि मार्केट में ये होता है कि अगर आपका प्रोड्यूस जो है वो महंगी हो गई तो कोई खरीदेगा नहीं। तो अगर यूरोपियन यूनियन ने आपके ऊपर टैक्स लगा दिया तो आपका प्रोड्यूस महंगा हो गया, तो आपको फोर्सफुली नई नई चीजें अडॉप्ट करनी पड़ेंगी जिससे एमिशन कम हो। यही था। बट इंडिया ये कह रहा है कि देखिए ये गलत है। इंडिया क्रिटिसाइज्ड, सिर्फ इंडिया ने नहीं, ब्रिक्स कंट्रीज ने मिलकर क्रिटिसाइज किया कि यूरोपियन यूनियन तो डेवलप नेशन है ना, उसके पास पैसे हैं, उसने नई टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट कर ली। अब वो बाय फोर्स हमें क्यों बोल रहा है कि आप भी अडॉप्ट करो, आप भी ये करो? हम हो सकता है कि किसी और चीज में एमिशन कम कर रहे हो, तो ये तो बड़ा डिस्क्रिमिनेटरी सा हो जाएगा ना, कि आप सभी चीजों के ऊपर टैक्स लगा दोगे तो हमारा तो ट्रेड ही बंद हो गया ऐसे तो आपके साथ। डन। तो ये है हमारा कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, लॉन्च किया था जो किसने? यूरोपियन यूनियन ने। ठीक है, मींस अगर कोई भी यूरोपियन यूनियन में सेल करना चाहता है तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जाएगा अगर उसने क्लीन एनर्जी के साथ या फिर बिना एमिशन किए उसे प्रोड्यूस नहीं किया। डन। नेक्स्ट, हाउ पंचायत लेवल वेदर फॉरकास्टिंग विल हेल्प। इंपॉर्टेंट है, कम इंपॉर्टेंट है? थोड़ा एसी बंद कर दें, ज्यादा ठंड लग रही है जी। तो वेदर फॉरकास्टिंग का क्या रहता है सीन? जनरली वेदर फॉरकास्टिंग का क्या सीन रहता है? पंचायत लेवल पे, विलेज लेवल पे होनी चाहिए वेदर फॉरकास्टिंग अपडेट्स या नहीं? किसानों को बता दो गांव में जाके कि अगले 5 दिन के बाद मानसून आने वाला है,
बारिश कब होगी, बारिश कब नहीं होगी, कब लगता है कि सनलाइट ज्यादा प्रॉपर होगी, कब लगता है कि नहीं होगी। तो उससे फार्मर्स इजीली क्या कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं। तब ना मैंने सारा पढ़ लिया, इजीली इजीली सारा पढ़ लिया, बट एंड में इन्होंने एक बात बोल दी, कहते क्लाइमेट चेंज की वजह से ना वेदर फोरकास्टिंग जो है अनप्रिडिक्टेबल हो गई। सही बात है, जो मेरे ही मोबाइल फोन में मानसून के टाइम पे हमें दिखाते थे कि आज 99% बारिश होगी चंडीगढ़ में, बाहर जाके देखते थे साफ कुछ भी नहीं। जिस दिन दिखाता था कि आज बारिश नहीं होगी, उस दिन दबा के बारिश हो रही है। हम बोलते रहे न्यूज़पेपर सेशंस में लास्ट ईयर से कि इस बार ला नीना होगा, बारिश होगी, बारिश होगी, ला नीना आएगा, देखना देखना बारिश, मजे आ जाएंगे, मानसून अच्छा होगा। हर महीने बोलते रहते कि ला नीना लेट हो गया, ला नीना लेट हो गया, ला नीना लेट हो गया, और फाइनली बोलना पड़ गया कि ला नीना नहीं आया भाई, नॉर्मल ईयर था। बच्चे भी सोच रहे होंगे यार टीचर्स का अच्छा है, मानसून के स्टार्टिंग से बोल रहे थे कि मजे आएंगे ला नीना के, हम ढूंढते रहे, बारिश ही नहीं हुई, डेफिसिट में अलग से रहे। ठीक है, तो वही चीज इन्होंने कर दी जाके। पहले स्टार्टिंग में बोलते गए कि देखो फार्मर्स को बहुत ज्यादा फायदे होंगे, फायदे ही फायदे होंगे, अगर उनके पास लोकलाइज्ड वेदर होगा, उन्हें पता चल जाएगा ये होगा वो होगा। एंड में जाके उन्होंने बोल दिया सॉरी, अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ नहीं कर सकते। डन। तो इसमें कुछ प्री के पॉइंट्स हैं, बस नोट आउट कीजिए फिर खत्म करते हैं। तो जैसे कि हमारे पास इसी से रिलेटेड कुछ इनिशिएटिव्स हैं, इनिशिएटिव्स नोट कीजिए। ई ग्राम स्वराज, ग्राम मनचरित्र पोर्टल और मेरी पंचायत ऐप, ये तीन इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं जिसमें वेदर फोरकास्टिंग अवेलेबल है। ठीक है, ई ग्राम स्वराज, ई ग्राम स्वराज में पहले से ही जो है आपको 5 डेज का एडवांस फोरकास्ट जो है वो मिल जाता है, जिसमें जो मैक्सिमम टेम्परेचर रहने वाला है आपके रीजन का, जो मिनिमम टेम्परेचर रहने वाला है, विंड डायरेक्शन, विंड स्पीड, ये सब कुछ बताया जाता है। बस इसी को ही अब क्या किया जाएगा, ग्राउंड लेवल पे ले जाया जाएगा, पंचायत में बताया जाएगा कि पंचायतों को पता हो, पंचायत में अपने गाँव को बताएं कि ये वेदर फोरकास्ट रहने वाला है। डन। चलिए, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, तो आज का होमवर्क है कि हमारे पास TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट। डन। चलिए।